सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज का वीडियो स्पेशल टॉपिक को डेडिकेट है, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के हेल्थ सेक्टर पर और देखेंगे कि आखिर आज़ादी से लेकर अभी तक का जो हमने सफ़र तय किया है, इसमें कोविड-19 ने कैसे हमारे हेल्थ सेक्टर की जो रियलिटी है, अर्थात जो वास्तविकता है, उसको उजागर करके हमें यह बता दिया है कि हमने अभी तक जो वोटिंग की थी वह किन मुद्दों पे की थी और स्वास्थ्य हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं था। खैर, इससे पहले एक स्टोरी सुनिए। स्टोरी प्रारंभ होती है चीन से। जनवरी माह में वहाँ पर केस बढ़ने लगे थे और फिर उसी के साथ साथ पूरे विश्व में एक चिंता की लहर उठी। चिंता की लहर यह उठी कि क्या यह केसेस विश्व में अगर बाहर फैलते हैं तो इनसे निपटने के लिए पूरा विश्व समुदाय तैयार है कि नहीं। अब उसके बाद चीन के बाद एक जो बड़ा हॉट स्पॉट बना वह था ईरान। ईरान में केसेस बढ़ने लगे, उसी के साथ साथ हम जो है कि कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त थे। अर्थात ईरान में जब यह कंडीशन हो रही थी कि वहाँ के अस्पताल भर चुके थे और वह ईरान जो है कि भारत से भी मदद मांग रहा था, पूरे विश्व समुदाय से कह रहा था कि कोविड-19 के कारण हमारी स्थिति खराब हो चुकी है, हमारी मदद कीजिए। हम अभी भी क्या है, बहुत शांत हैं, बहुत कूल बने हुए हैं। समय आगे बढ़ता है और ईरान से केसेस जो है कि यूरोप में फैलते हैं। इटली और स्पेन जो है कि जो दो प्रमुख देश हैं, यह इसकी चपेट में आते हैं। धीरे धीरे फ्रांस, जर्मनी, यूके सभी देश इसके संक्रमण में। तब हम लोगों ने एक चीज़ देखा और वह देखा सोशल साइट्स पर। सोशल साइट्स पर हम कह रहे थे कि बताइए, इटली में अगर जो स्वास्थ्य सुविधाएं जिसकी रैंकिंग में देखा जाए तो वह विश्व के सबसे अच्छे हेल्थ सेक्टर में आता है, क्या हासिल किया? इटली में तो लोग इतने मर रहे हैं। देखते देखते बात यह अमेरिका तक भी पहुंची और कहा गया कि अमेरिका जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके यहाँ कोविड-19 के केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद बात ब्राज़ील में पहुंची और ब्राज़ील में हमने देखा कि वहाँ पर रिपोर्ट्स आई कि लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। अर्थात वहाँ पर जो डेथ रेट है वह इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर अमानवीय प्रवृत्ति तक देखी जा रही है मेडिकल स्टाफ और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी की। अब इसी को करते करते इंडिया में भी केसेस बढ़ने लगे। जब इंडिया में केसेस बढ़ने लगे तो यहाँ पर नई चुनौती आई कि जो मजदूर वर्ग है, जो कि अपना 2 वक्त की जो रोटी जो कमा खाता था, अब उसके पास वह कमाई का जरिया नहीं रहा, तो उसने सोचा कि हम गांव की ओर मूव करेंगे। गांव की ओर जब वो मूव करेगा तो पैदल चल पड़ा, लेकिन उसको कई जगह बॉर्डर पर रोका गया। प्रत्येक राज्यों ने लगभग अपने बॉर्डर को सील किया कि बाहर से मजदूर न आए, क्योंकि मजदूरों के साथ उनको डर था कि कोरोना आ रहा होगा। और कोरोना से इसलिए डर था क्योंकि सभी राज्यों को पता था कि उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी के क्षेत्र में काम नहीं किया। बात और आगे बढ़ी और एक राज्य दूसरे राज्य के आरोप और प्रत्यारोप सामने आने लगे। उसी के बाद अभी हाल ही में आपने सुना कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने घोषित किया कि वह 1 हफ्ते के लिए क्या करेंगे, अपने बॉर्डर सील करेंगे, क्योंकि बाहर से लोग क्या कर रहे हैं, कोविड-19 के इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक और कदम उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ दिल्ली निवासियों के लिए क्या होंगे, अदरवाइज बाहर के लोग आ जाएंगे तो दिल्ली वाले लोग कहाँ जाएंगे। अब इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि हेल्थ सेक्टर ना तो पूरे विश्व का और ना भारत का मजबूत है, और इसी के कारण कोविड-19 जैसी महामारी से वह जो रियलिटी खुलकर सामने आ रही है, चाहे उसमें राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों या पूरा वैश्विक जो है कि संगठन है, जब उनकी रियलिटी सामने आ रही है तो उस रियलिटी को छुपाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास यह किए जा रहे हैं कि उसमें जो भी यह आंकड़े हैं या जो भी कोविड-19 के केसेस हैं, उसके लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है और हर तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जा रहा है।
कारण फिर से वही है कि हमने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। हेल्थ सेक्टर पर राज्य सरकारों ने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे एजेंडे में जब वो चुनाव के समय हमारे सामने आते थे तो हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हम उनसे चुनाव के समय हम उनसे कहेंगे कि हमारे यहाँ अस्पताल बनाइए। हमने दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटी दी और उसके वजह से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी हेल्थ सेक्टर कभी बहुत अच्छा मजबूत नहीं रहा। इन सभी के वजह से हमें यह चीज़ पता चल रहा है कि आज कोविड-19 के दौर में बहुत सी माताएं और बहनें जो गर्भवती हैं, किसी अन्य बीमारी से वह ग्रस्त हैं, वह जब इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं तो अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे। दिल्ली में और अन्य भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसमें कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनसे एक बेड के लिए 5 से 10 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल मांग रहे हैं। और साथ ही साथ जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी क्षमता अब उजागर हो चुकी है। आप आज ही देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले 31 जुलाई तक दिल्ली में 80,000 बेड की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ के हॉस्पिटल के बेड की संख्या लगभग 10,000। आप समझिए 7 टाइम ज़्यादा। आखिर ये कहाँ से लेकर आएंगे और कैसे इसका इंतजाम होगा? और जब ये नहीं हो पाएगा तो इसका खामियाजा यहाँ की वह जनता भुगतेगी जो उस सरकार को बनाती, हम और आप। कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द लिखा है, वो आर्टिकल 21, कि आपको मानवीय जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्याख्या दी है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन कोविड-19 के समय ही मेडिकल फैसिलिटी से हम वंचित थे। और यह है कि आने वाले समय में कोविड-19 भारत को किस कगार पर पहुंचा देगा, इसकी सिर्फ कल्पना हम कर सकते हैं। जब कोविड-19 के केसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे थे तो WHO की जो चिंता थी वह कुछ देशों को लेकर थी, और उसमें गरीब देश के साथ साथ भारत भी एक देश था। कहने के लिए तो हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन WHO बार बार कहता रहा कि अगर कोविड-19 का प्रसार इंडिया में होता है तो इस सबसे बड़ी चुनौती। और आज केसेस देख लीजिए, लगभग प्रतिदिन 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं। यह तब है जबकि कुछ संगठनों और कुछ समीक्षकों का मानना यह है कि हम जो है जितनी टेस्टिंग करनी चाहिए हम उतनी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस पूरे कहानी का लब्बो लुआब ये है कि हमारे यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है इसको थोड़ा हमें समझना चाहिए। आइए मैं अब आपको एक एक करके मिनट समझाता हूँ। आपको लग सकता है कि आखिर ये मैंने कहानी किस लिए सुना। एक कहानी इसलिए कि जब अब मैं जितने डेटा दूंगा वह आपके दिमाग में फीड होंगे। आइए इस पर बात करते हैं। स्वास्थ्य क्या होता है इसको समझिए। स्वास्थ्य से से किसी व्यक्ति का बीमारियों, किसी चोट या ऐसी समस्याओं से मुक्ति है जिसका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी को कोई बीमारी हो गई तो वह उससे स्वस्थ हो जाए तो क्या हो जाएगा, वह स्वस्थ माना जाएगा। किसी को कोई चोट लगे लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाए। साथ ही साथ मान लीजिए कोई जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या वेस्ट मैनेजमेंट है, गैस रिसाव की समस्याएं देख रहे हैं, कई तरह की समस्याएं। जब भी ये कोई समस्या आए तुरंत इनका अगर समाधान हो जाए तो हम कहेंगे कि हम और आप क्या हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन अगर इसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे पर पड़ता है तो इसको हम कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य जो है कि ठीक नहीं है। अर्थात जब हम हेल्दी, हम अपने आप को स्वास्थ्य कब बोलते हैं कि हम स्वस्थ हैं, जब हम किसी बीमारी, किसी चोट, किसी भी ऐसी चीज से बाहर हैं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर, बॉडी पर पड़ सकता था। अब बीमारियां तो क्या होती हैं, हर समय काल में आती हैं और हर समाज इससे लड़ने का प्रयास करता है। मैंने आपको बताया भी था कि विश्व में कई बार ऐसी महामारियां आ चुकी हैं, लेकिन यह जो महामारी है ऐसे समय पे आई है जब हम यह आप सभी लोग यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि हम सुपीरियर हैं, साइंस सुपीरियर है और बाकी कुछ नहीं। ऐसे समय पर बीमारी ने हमें बौना साबित कर दिया। अब हुआ क्या है, 21वीं सदी में ये जो स्वास्थ्य सेक्टर है इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया है। वो इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास अब अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। जब समय नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कई ऐसी दैनिक जीवन की वजह से नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और उसी बीच आप सुन रहे हैं कि कभी कोरोना वायरस आ गया, कभी इबोला वायरस आ गया, कभी स्वाइन फ्लू आ गया, कभी बर्ड फ्लू आया। ऐसी बीमारियां आती जा रही। अब जब कोरोना वायरस पूरे दुनिया में आया उसने
पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया, तब सभी देशों ने एक विचार कर रहे हैं कि आखिर हमारा जो हेल्थ सेक्टर है यह कहां पर फेल हुआ और क्यों हम इस बीमारी से, इस महामारी से निपटने में नाकाम रहे। अब बात करते हैं भारत पे, और जो बातें मैंने अभी की सब भारत पर भी लागू होती हैं, लेकिन अब मैं कुछ आंकड़े और पॉइंट्स आपको बताता हूं। भारत वर्तमान में लगभग 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है, जिसके ऊपर लगभग 135 करोड़ से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या है? उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की। इसके लिए भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.4%, यह तब है जब मैं कुछ थोड़ा सा आपको बढ़ा के बता रहा हूं। अधिकांश रिपोर्ट्स में यह जो संख्या है आपको अपनी जीडीपी का भारत 1.28% खर्च करता है, जबकि मैंने यहां पर लिखा 1.4% जो मैक्सिमम है। खैर, उसके बाद जब हमने देखा कि जीडीपी का हम केवल 1.4% खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसी समय अगर वैश्विक कंपेयर करें तो हमें करना चाहिए 5 से 6%। अब 5 से 6% तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। हुआ क्या है, भारत की जो तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 में अपनाई गई थी, इसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करेगा। 2.5 है, यहाँ 2 से लेकर 5% नहीं है, 2.5% क्या करेगा? खर्च करेगा। अर्थात हम यह कल्पना कर रहे हैं जो अभी हमारी नवीन राष्ट्रीय नीति है उसके माध्यम से कि 2025 तक हम अपनी जीडीपी का खर्च करेंगे 2.5%, अभी कर रहे हैं हम 1.4%, और जबकि हमें खर्च कितना करना चाहिए था? 5 to 6%। खैर, यह तो बात हुई कि आखिर यह जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है इसमें ऐसा कहा गया है हम पहले ज़्यादा खर्च करते रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो पहली और दूसरी स्वास्थ्य नीतियां अपनाई गई थी क्रमशः 1983 और 2002 में बनी थी, उसमें भी हमने खर्च को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी हम 5 to 6% के यह जो मील है इस पर नहीं पहुंच पाए थे। अर्थात यह जो हमने एक कल्पना है विश्व की कि 5 से 6% अगर हम अपनी जीडीपी का खर्च करेंगे स्वास्थ्य पर तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, यह हमने नहीं किया। खैर, आगे बढ़ते रहें। एक पत्रिका है जिसका नाम है लैंसेट। तो लैंसेट ने स्वास्थ्य पर जो निजी खर्च होता है उसको लेकर एक और आंकड़ा दिया। उसने कहा कि जो भी हम स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं उसमें से जो निजी खर्च होता है वह लगभग 78% है, और सिर्फ 22% खर्च जो है कि हेल्थ पर वह सरकार के द्वारा किया जाता है। इसी में कई देश आपको मिल जाएंगे, क्यूबा मिल जाएगा, छोटे मोटे बहुत से देश मिल जाएंगे जहां पर क्या होता है, राज्य की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वह आपको 100% हेल्थ जो है कि फैसिलिटी प्रोवाइड। आप मुझे पता है एक चीज कहेंगे, वहां की जनसंख्या कम है, वहां से मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए। बात यह है कि देखिए जनसंख्या उनकी कम है तो उनकी जीडीपी का आकार भी कम है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी कम है, और उनके पास बहुत सी लिमिटेशन है, हमारी इतनी संपन्नता भी उनकी नहीं है। अब देखिए हुआ क्या, दो चीजें हमें पता चली कि एक तो हम अपनी जीडीपी का बहुत कम खर्च करते हैं, दूसरा लोगों पर अर्थात व्यक्तिगत रूप से लोगों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ता। भारत जैसा विकासशील देश जो है कि चूंकि यहाँ पे गरीब आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, और साथ ही साथ भारत की जो क्लाइमेट है, भारत की जलवायु है, वह काफ़ी डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई होने की वजह से क्या होता है, बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी सर्दी है, और इसकी वजह से चुनौतियाँ बढ़ जाती। इन चुनौतियों के समाधान का एक ही तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, अपनी जीडीपी का भुगतान, जीडीपी का हिस्सा अर्थात स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करें। हम थोड़ा सा कुछ छोटे देशों का एग्जाम्पल लेते हैं। भूटान, वह अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करता है। मालदीव 9.4%, कहीं पर यह आपको 10 से 13% भी मालदीव का लिखा दिखाई दे जाएगा। श्रीलंका 1.6%, वहीं नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी अगर हम स्तर देखें तो हमसे अच्छा निकल कर आएगा, अर्थात ये हमसे ज़्यादा अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, और इसमें यह देखने का प्रयास किया गया कि आखिर जो स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा होती है, अर्थात जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि कोई व्यक्ति कितना जिएगा, इसको लेकर इन्होंने 141 देशों में सर्वेक्षण किया, और भारत की कंडीशन 109वें स्थान पर थी, अर्थात हम खराब कंडीशन में हैं। ये इस वजह से यह चिंताजनक है, क्योंकि जब जीवन प्रत्याशा
पैसा कम है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास मेडिकल फैसिलिटी और अच्छा खाने पीने की चीज़ें कम उपलब्ध हैं, तभी तो कम समय तक व्यक्ति जी पाता। खैर, आप कह सकते हैं कि यह तो एक रिपोर्ट है। आगे देखिए, लैंसेट ने 2018 में एक अध्ययन में पाया और उसने 195 देशों में एक जो है रैंकिंग बनाई और इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच को आधार बनाया और इसमें भारत को स्थान दिया गया 145वां 195 देशों में। साल 2019 में वैश्विक जो है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया गया और उसमें भी 195 देशों में भारत 57th पोजीशन पर था। अर्थात 57 जो स्थान है यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हो सकता। जबकि अगर आप इकोनॉमी के देखें तो इकोनॉमी के सबसे बड़े देशों में हम क्या हैं, शामिल हैं। क्या है, कोरोना वायरस फैल रहा है और WHO ने इसीलिए कहा था कि भारत का जो भी हेल्थ सेक्टर हमको दिखाई देता है वह काफी कमजोर है और काफी बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ इस वजह से है क्योंकि अगर गांव में एक व्यक्ति किसी सीवियर जो है कि बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसको दिल्ली तक के एम्स तक के सफर लगाने पड़ते हैं। तो कोविड-19 जैसी बीमारी जिसका अभी कोई अता पता ही नहीं है, बहुत कुछ सूचनाएं हमारे पास नहीं है, यह काफी खतरनाक हो सकती है और इसी के कारण हमारे यहाँ ये जो केसेस बढ़ रहे हैं पूरा विश्व इससे क्या है, चिंतित है। लेकिन हम आप क्या है, नहीं है। अब देखिए है क्या, इनमें चुनौतियां क्या क्या हैं, थोड़ा सा अस्पतालों को समझते हैं, डॉक्टर को समझते हैं, दवाइयों को समझते हैं, तब आपको थोड़ा इसकी गंभीरता पता चल पाई। है क्या कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है और डॉक्टर की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। WHO का मानकों के अनुसार होना तो यह चाहिए प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए और यह जो डॉक्टर होना चाहिए बिल्कुल क्वालिफाइड स्किल्ड होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या डॉक्टर बिना स्किल्ड और क्वालिफाइड? जी हाँ, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए, जो लोग BSc किए हैं, जिनके पास छोटी मोटी डिग्रियां हैं, और कई लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे भी जानता हूं जिनके परिवार से कोई व्यक्ति 8 से 10 साल किसी कारण से हॉस्पिटलाइज था और वहां पर रहते रहते उनको दवाइयों की जानकारी हो गई और वह क्या करते हैं, दवाइयां देते हैं। ये हकीकत है। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ होना तो यह चाहिए था प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर काफ़ी कम है। अगर मैं सबसे अच्छी कंडीशन में बताऊँ आपको, जो सबसे अच्छी कंडीशन, तो एक डॉक्टर पर लगभग 2000 लोगों की जिम्मेदारी है। अर्थात लगभग हमारे पास जितने डॉक्टर होने चाहिए उसके आते हैं। ये सबसे अच्छी कंडीशन बता रहा हूँ। अदरवाइज कुछ लोगों का तो मानना है कि भारत में एक डॉक्टर पे 8 से 10,000 लोगों का दबाव है, जबकि होना चाहिए मैक्सिमम 1000। अब समझ सकते हैं, जब डॉक्टर कम है तो वह सर्विस भी क्या करेंगे, कम प्रोवाइड कर पाएंगे। अब इसी के साथ जो डॉक्टर हैं उनका जो स्किल है वह भी पूर्णतः योग्य नहीं है। मैंने कहा था ना, WHO की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट है और उसकी खुद का यह कहना है कि यहाँ पर जो 1/3 जो डॉक्टर हैं उनके पास मेडिकल डिग्री अच्छी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी कहा गया है कि भारत में जो डॉक्टर हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पहली ही बार में बीमारी को पकड़ लेते हैं, अर्थात समझ जाते हैं कि एक्चुअल बीमारी क्या है। बाकी 95% क्या करते हैं कि वो समझने का प्रयास करते हैं, 1-2 बार आपको बुलाते हैं तब शायद समझ पाते हैं और उसके बाद वो आपको ठीक कर पाते हैं। अब देखिए, डॉक्टर कम है, उनका स्किल्ड कम है, लेकिन उसके साथ साथ एक मुद्दा ये भी है कि जो डॉक्टर हैं भी, जो उनके पास स्किल है भी, वो कहाँ बैठते हुए मिलेंगे? क्या आपके गांव में मिलेंगे? जी नहीं, वह काफ़ी कम है। शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर क्या करते रहते हैं, और जब शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कोई छोटी सी बीमारी होती है तो आपको ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आता। ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं वह जूनियर डॉक्टर के भरोसे चलाए जाते हैं, और जूनियर डॉक्टर न सिर्फ उसके पास अनुभव कम है, जानकारी कम है, बल्कि उसको कम रिसोर्सेस में काम चलाना होता है। इससे क्या होता है, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ डेंगू, मलेरिया, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, बुखार वगैरह, इनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि अमानवीय है, जो कि निंदनीय है। दूसरी तस्वीर ये भी समझिए आप कि अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो आपको एक चीज जानकर यह भी पता चलेगा कि हर राज्य का अलग अलग स्वास्थ्य का मॉडल है।
कुछ राज्य जैसे दिल्ली है, वह अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन अब दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है इसी पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि यहाँ की जो पार्टी थी इसी चीज़ को आगे करके आई थी। हम यहाँ पर दिल्ली की सरकार की कमियों को बताने का प्रयास नहीं कर, हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ऐसा इसलिए कह पाती थी क्योंकि अन्य राज्यों की कंडीशन तो क्या है, इससे ही खराब है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला थोड़ा सा देखें और इसमें दिल्ली को भी इंक्लूड करें तो थोड़ा यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नजर आती हैं। अदरवाइज बाकी जो बड़े राज्य हैं और जो भी पिछड़े हुए राज्य हैं उनकी कंडीशन तो काफ़ी खराब है। अब जब कंडीशन खराब है तो इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें यह भी समझना है कि जो भारत में जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो चलाता कौन है। क्या सिर्फ जो है कि उसमें सरकारों की भूमिका होती? जी नहीं, लगभग भारत में 60 से 80% स्वास्थ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं। जब निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं तो अब उनका जो मोटो है, उनका जो मोटिव होता है किसी चीज़ का इलाज करने का, क्या वह सेवा होता है? जी नहीं, ये बहुत कम देखा जा रहा है। कोविड-19 के समय जैसे कि हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने के लिए व्यक्ति को भ्रष्टाचार का मौका तो मिलने दीजिए। हर व्यक्ति अधिकांशतः क्या होता है, भ्रष्टाचार करता है। और ये मेरी लाइन नहीं है, बहुत से थिंकर्स इस पर क्या कहते हैं, अपने विचार। तो देखिए हुआ क्या है, हमेशा इंडिया में किसी न किसी वर्ग का समय आता है। एक समय आया था नोटबंदी का, आपने देखा जो बैंकर्स समूह के लोग थे उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे। उसके बाद ऐसे ही कभी पुलिस तंत्र आता है तो उसमें भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। अभी जो आया हुआ मौका है यह है दरअसल कोविड-19 का, और इसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी जो प्रवृत्ति है, जो लालची प्रवृत्ति वो सामने आ रही है। और इसी के कारण जो ये निजी स्वास्थ्य सेक्टर है जो कि 60 से लेकर 80% लोगों का इलाज करता है, इसकी जो छवि बनी है लालची, अनैतिक प्रवृत्ति वाला और सिर्फ अपने व्यवसाय के सोचने वाले के रूप में बनी है। जब ऐसी कंडीशन है तो कोविड-19 के समय जब हमारे यहाँ की जनसंख्या पहले ही गरीबी, बेरोजगारी और अन्य चुनौतियों से जूझ रही है, क्या वह जी पाएगी? क्या वह अपने आप को बचा पाएगी? उसका उत्तर है नहीं। हकीकत में यह है, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि मैं तो एंटी गवर्नमेंट हो रहा हूँ। ये एंटी गवर्नमेंट होना नहीं है, यह बताना है कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में चुनौतियां हैं और यह सब हो रहा है हमारी और आपकी गलती की वजह से। अगर हमने चुनावों के समय हमने ऐसी पार्टियों को चुना होता जिनके एजेंडे में स्वास्थ्य होता, आप कहते होता ही नहीं, तो आपको डलवाना था, तब यह हो पाता। खैर, अभी देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जब भी केसेस आपने देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो जब बीमार होता है तो आपको ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, कितने लोगों की ज्वेलरी, अर्थात जो घर में माताएं बहनें होती हैं उनकी ज्वेलरी बिकती है। ये हकीकत है, और ये हकीकत इस वजह से है क्योंकि हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें डोमिनेंट नेचर प्राइवेट हॉस्पिटल का। काश अगर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रमोट किया होता, हमने उनको बढ़ाया होता, हमने उन पर भरोसा किया होता, तो कंडीशन यह नहीं होती। खैर, अभी कोविड-19 के समय चूंकि अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, एक बेड के लिए 5 से 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, इसके वजह से यह चीज़ें सामने आ गई। अब जब सामने आ गई हैं तो इसमें एक जो भयावह तस्वीर दिखाई देने को मिल रही है कि कई जगह आपको पता चला होगा कि कोई माता, कोई बहन, कोई जो है कि बुजुर्ग हॉस्पिटल पहुँचते, एक हॉस्पिटल गए, फिर दूसरे गए, फिर तीसरे गए और अंत तक कहीं एडमिट नहीं हो पाए, उनकी क्या हो जा रही है, मृत्यु हो। अब देखिए ये बात पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अभी बहुत से डायमेंशन इसके बचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आपको जो अच्छा स्वास्थ्य है वह आपके जीवन के अधिकार का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये केस पहुंचा तो उसने सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि इस महामारी के समय जो भी अस्पताल हैं उन्हें अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो निभाना चाहिए। क्यों निभानी चाहिए? क्योंकि सरकार उनको जमीन सस्ते पर देती है और ऋण आसानी से उपलब्ध करवा
करवाती है, जो वह इक्विपमेंट मंगाते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, उन पर जो है कि सीमा शुल्क काफ़ी कम लिया जाता है। तो इसमें जब राज्य इतना सहयोग कर रहा है तो अस्पतालों को भी सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसको स्वीकार नहीं किया। और बात सिर्फ इतना था कि सुप्रीम कोर्ट यह चाहता था कि कोविड-19 के जो टेस्ट होते हैं वह या तो निःशुल्क हो या बहुत न्यूनतम फीस पे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज कोविड-19 का टेस्ट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। लोग पैसे लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा। खैर, अब देखिए, अब हुआ क्या है कि जब यह प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं माना तो लोग कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको आगे बढ़ाना जाना चाहिए। लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको बढ़ाया कैसे जाएगा, यह एक साल में तो हो नहीं सकता। हमने आज़ादी से लेकर अभी तक क्या किया था, जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको हमने दो खांचे में मेनली डिवाइड करके रखा। एक हम बनाते हैं जिला अस्पताल, और उस जिला अस्पताल के नीचे ब्लॉक के स्तर पर छोटे छोटे जो है कि हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला अस्पताल हैं, इनकी हकीकत आपको भी पता है। अगर आप जिला अस्पताल में चले जाइए तो आपको वहाँ पे ढंग की सफाई नहीं मिलेगी, पर्याप्त वहाँ पे अस्पताल नहीं मिले। ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में, लेकिन मिलती जुलती तस्वीर आपको यही नज़र आएगी। अगर वहाँ पे हैं तो डॉक्टर समय से नहीं आते, वहाँ पे दवाइयों का अभाव है, आपको वहाँ प्रॉपर बेड नहीं मिलेगा, और इन सभी चीज़ों से आदमी परेशान होकर क्या करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर तो आपके खांसी बुखार का इलाज हो जाए, बड़ी बात है, छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो आपको रेफर कर दिया जाता है। अब जिला अस्पताल है, एक जिले में कितने जिले अस्पताल होते हैं ये भी आप जानते हैं। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके पास और जिला अस्पताल के पास ना तो पर्याप्त बेड है, ना उनके पास पर्याप्त एम्बुलेंस है, ना पर्याप्त जो है कि सफाई की व्यवस्था है, ना ही उन पे और जो मेडिकल चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे आईसीयू वार्ड हो या जो है कि इमरजेंसी वार्ड हो, वो सभी कम है। तो आखिर वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और क्या जैसे चीन ने कुछ ही दिनों में 1000 से अधिक बेड वाला बिस्तर बना लिया था, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अब जब चिंताजनक है तो इसमें यह भी सोचना होगा कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि जो हमारी निर्भरता प्राइवेट हॉस्पिटल पर बनी है, थोड़ा सा अब इसमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी राज्य की तरह कल्याणकारी एस्पेक्ट से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, बेड, दवा आदि जो प्राथमिक चीजें हैं, जो कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जिले अस्पतालों में कम है, हमें इनको अब बढ़ाने की आवश्यकता है। कई समीक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य सेक्टर है इसको क्या किया जाना चाहिए, पूरी सभी लोगों की जिम्मेदारी इसी पर डाल दी जानी चाहिए और राज्य इसके एवज में कुछ रकम ले सकता है। लेकिन भारत जैसे 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में यह भी संभव नहीं। खैर, अब देखिए हो क्या रहा है कि अभी जो यहाँ पर हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनके साथ एक और चुनौती समझ में आ रही है। वह ये चुनौती आ रही है कि ये सरकार के निर्देशों का उसी तरह पालन नहीं कर रहे। आपने, मैं अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, दिल्ली सरकार ने अभी एक हॉस्पिटल पर जो है कि FIR करवाया। FIR इसलिए करवाया क्योंकि वह जो राज्य के द्वारा दिए गए निर्देश थे या जो ICMR के जो नियम थे उनको फॉलोअप नहीं कर रहे थे। तो इससे एक चीज़ हमें समझ में आई है कि हमने वर्ष 2000 के बाद जब प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ते चले गए, हमने उनको बढ़ने तो दिया लेकिन रेगुलेट करना हमने नहीं सीखा। जब रेगुलेट हम नहीं करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा कि वह मनमानी करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और सोचने की जरूरत कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए हैं इनको तो हमें बना ही रखना है। हमारे जो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा और जो है कि मजबूत करना है, और इसको मजबूत करने के साथ साथ हमें अपनी रेगुलेशन की पॉलिसी को, हमें अपनी जो है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो मेडिकल सेक्टर है इसमें बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। हमें GDP का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगाने की जरूरत है। अदरवाइज भविष्य में अगर कोविड-19 के केसेस आते हैं तो ये चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। कोविड-19 तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपने देखा होगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों पर भी हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं। कारण क्या है, हमने अभी सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही अच्छा काम किया है। जो हमारा स्पेशलाइज
स्पेशलाइजेशन हर सेक्टर में होना चाहिए, हम नहीं कर पाए। और जो भी स्पेशलाइजेशन हुआ है वो अभी कहाँ पर हुआ है, शहरी क्षेत्रों में हुआ है। तो कुल मिलाकर डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, और साथ ही साथ जो टेस्टिंग लैब होते हैं इनकी भी कमी है। आप देखिए कोविड-19 के समय अधिक से अधिक लैब की ज़रूरत है, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास लैब काफ़ी कम है। अगर लैब हमारे पास ज़्यादा होते, हम टेस्टिंग ज़्यादा कर पाते और शायद कोविड-19 से हम ज़्यादा अच्छे से निपट पाते। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पीच आया है कि उन्होंने कहा कि अगर हम भारत में जो है कि सही तरीके से टेस्टिंग हो तो भारत में केसेस यूएसए से ज़्यादा मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं उनका इशारा किस ओर रहा होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो दवाएं मिलती हैं इनके लिए भी दिक्कत है। हमारे यहाँ जो दवाएं होती हैं वह काफ़ी महंगी होती हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी आप सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो आपको दवा एक आध दो दे दी जाती है, बाकी बाहर लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत महंगी है। और इसके साथ साथ जो है कि अगर हम देखें तो भारत में जो दवाइयां हैं यह नकली दवाइयां भी काफ़ी मिलती हैं। वर्ष 2017 में एक सर्वेक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि यहाँ पर 3.16% अर्थात 3.16% दवाइयाँ घटिया थी और कुछ बहुत बड़ी संख्या में दवाइयाँ नकली थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे यहाँ जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। जब उनका प्रयोग ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या है कि हम बीमारी को किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी सभी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। इसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि भारत, चूंकि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को इसलिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत में 80% शहरी और 90% ग्रामीण नागरिक अपने सालाना घरेलू खर्च का आधे से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं। अब आप समझिए, जब स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं तो यह क्या बचाएंगे, क्या सेविंग करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे क्या होती है, चुनौतियां हमारी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यह एक ऐसा समय है जब कोविड-19 के बाद हमें अपने हेल्थ सेक्टर पर एक बहुत गंभीर विचार करने की और उसमें रेडिकल चेंज लाने की आवश्यकता है। चुनौतियां क्या है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या जो बढ़ने की रेट है वह बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं हम नहीं कर, लेकिन जनसंख्या से ज़्यादा विल पावर की कमी हमें नज़र आती है। इसके साथ साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात जो प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, वह बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जब भी क्या होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का जब शहरों की सूची आती है तो इंडिया के शहर आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या क्या है, गरीब है, और गरीब होने के कारण क्या होता है कि वह बहुत ज़्यादा जब बीमार होता है तभी हॉस्पिटल जाता है और तब तक बीमारियां जो है कि जड़ बन चुकी होती हैं, आसानी से बाहर नहीं निकलती। उसके बाद हमारे यहाँ जो खाद्य असुरक्षा है, इस खाद्य असुरक्षा ने क्या किया, लोगों को कुपोषित कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। इसके कारण जो है कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर पर दबाव बहुत ज़्यादा है। और जो हम स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, इस खर्च में भी चूँकि लोगों का योगदान ज़्यादा है, राज्य का कम है, इसके वजह से यह जो चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा। प्रश्न आएगा कि आखिर समाधान क्या है। और समाधान सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे यहाँ झोला छाप डॉक्टर हैं इनको तुरंत रेगुलेट करने की, इनकी संख्या को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि इनको जेल नहीं भेजना, इनके जो क्लिनिक वगैरह हैं उसको बंद करवा दिए बड़े। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच में आपने एक चीज़ देखा हुआ, स्वास्थ्य को लेकर हमेशा तनातनी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो ये सुविधाएं होती हैं सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये राज्य के जिम्मे हैं। इसके वजह से कई बार आपने देखा होगा केंद्र और राज्यों में तलखी बनी रहती, ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसको दूर कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। दूसरा, हमने कहा कि इसके समाधान के लिए हमें पूरे स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना होगा, हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना होगा। और यहाँ पे जब निवेश हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं, सरकारी
सरकारी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। गरीबों को वित्तीय सहायता, और जैसे हमने आयुष्मान कार्ड और वगैरह बहुत सी चीज़ें चला रखी हैं, इनको ज़मीनी लेवल पर थोड़ा सा हमें लाना होगा, क्योंकि जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनका लाभार्थी कौन है, आप इससे संबंधित किसी भी योजना को उठाकर पता कर लीजिएगा, आपको डेटा थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगा। इसके साथ साथ हमारी जो जवाबदेही है मेडिकल के क्षेत्र में, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसको बढ़ाने के लिए कार्यपालिका और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो स्थायी ब्यूरोक्रेसी है, इसकी जिम्मेदारी और मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों का जो मेडिकल एथिक्स है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सफाई और अन्य जो खाद्यान्न फूड हैबिट है, इसमें जो है कि परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसी के साथ साथ सस्ती और जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देना होगा, और साथ ही साथ जो अस्पतालों में जो दवाएं मिल सकती हैं उनको अस्पताल के लेवल पर ही दिलवा कर इसकी कालाबाजारी को रोकने की जरूरत है। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो भी हमारा हेल्थ सेक्टर कुछ अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। भारत का हेल्थ सेक्टर इस कैटेगरी में है कि जब हम विश्व के देशों की रैंकिंग बनती है तो उसमें हमें नीचे से अपना स्थान ढूंढना पड़ता है, और यह किसी भी तरह से एक बड़ी इकोनॉमी जो कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाह रहा है, साथ ही साथ हम बहुत से सेक्टर में हम अपनी तुलना चीन और जो है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ करते हैं, तो हमें थोड़ा स्वास्थ्य के सेक्टर में भी ध्यान देने की जरूरत है। संक्षेप में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।